स्वागत है आपका द प्रिंट में। हरियाणा विधानसभा का चुनाव यानी कि जिसको कहते हैं कि जिस दिन मतदान होता है और उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टियां तमाम तरह के हथकंडों का इस्तेमाल करती है, लेकिन उन हथकंडों से बियॉन्ड जाकर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हरियाणा में जो अ, हवा बह रही है, जो बयार बह रही है, वो सारे जो जर्नलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का एज है, कांग्रेस स्वीप कर रही है। तो इसके फैक्टर क्या है, क्यों ऐसा दिख रहा है ग्राउंड पे? तो हरियाणा के 3 पत्रकारों से, जर्नलिस्ट से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हेमंत अत्री हैं, जो कि कई अखबारों में अपनी सेवा दे चुके हैं, दैनिक भास्कर भी रहे हैं। प्रवीण सिंह चौरान हैं और धर्मेंद्र कंवारी है, जो कि इन्होंने कंवारी जी ने काफ़ी घूम-घूम कर नेताओं के ढेर सारे भी इंटरव्यू लिए हैं और हर सीट का जो आकलन है, वो हर सीट का आकलन कर रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अत्री जी आपसे कि क्या आपको दिख रहा है हरियाणा के विधानसभा का जो चुनाव दिख रहा है, उसमें किस दिशा में आपको एक मोमेंटम दिख रहा है? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि अ, जो कहा जाता है, उससे कई बार मोमेंटम अलग भी होता है। तो ग्राउंड पे क्या मोमेंटम आपको दिख रहा है? देखिए शंकर जी, अगर आप हरियाणा में कहीं भी जाएंगे घूमने के लिए और 100 लोगों से बात करेंगे फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें से आपको 90 लोग ये कहने वाले होंगे कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। तो इससे क्या है, वो वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे, सवाल ये नहीं है। सवाल एक पॉपुलर परसेप्शन का है कि जनरल एक माहौल ऐसा है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी की सरकार कहने वाले कितने लोग हैं? जो 5-4 लोग कहते भी हैं वो दबी जुबान में कहते हैं, दूसरी चीज है। और तीसरा जो ओवरऑल जिसकी आपने एक बात की ना, माहौल हो गया, एक ये हो गया, उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि ग्राउंड पे आपको दिख क्या रहा है पर्सनल फीलिंग के तौर पे। तो उसमें दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव कैसे लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से चुनाव में आई है, 10 साल से सरकार में है, उसके बावजूद भी बीजेपी ने आज तक अपनी किसी पॉलिसी के ऊपर वोट नहीं मांगा, अभी तक नहीं। हजारों करोड़ रुपया पिछले 10 साल के दौरान इन्होंने विज्ञापनबाजी पे खर्च किया, इवेंट मैनेजमेंट पे खर्च किया, सारी चीजों पे खर्च किया। उसमें सारे ऐप बेस्ड इन्होंने गवर्नेंस शुरू की, तमाम चीजें की। उसमें से एक का भी जिक्र कहीं नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जिस व्यक्ति ने 9.5 साल तक शासन किया, मनोहर लाल खट्टर, पूरे हरियाणा के अंदर आप चले जाइए, उनका एक पोस्टर नहीं मिलेगा, कोई बैनर नहीं मिलेगा, कोई होल्डिंग नहीं मिलेगा, उनका रेफरेंस नहीं मिलेगा, भाषण में उनका जिक्र नहीं मिलेगा। व्हाट डज इट मीन? It simply means that BJP has conceded on the first word go. That is one. Two, the kind of narrative जो प्रधानमंत्री जी ने लिया, अमित शाह जी ने लिया, नायब सैनी ने लिया, सारे के सारे एक अपनी चीजों पे चुनाव नहीं लड़ रहे, खाली स्लेट से चुनाव लड़ रहे। और क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने दलितों का ये किया, दलितों का वो किया। और आखिरी दिन में जब कल चुनाव समाप्त होने वाला था, उससे 2 घंटे पहले, प्रचार से पहले, उनके यहाँ जो भी जैसा भी था, सबसे बड़ा दलित चेहरा कहने को, जो इंपोर्टेड कांग्रेस से ही था, अशोक तंवर, वो भी कांग्रेस की तरफ वापस आ गए। तो बेसिकली क्या है कि बीजेपी हैज बीन ट्रैप्ड इन इट्स ओन नैरेटिव पर से। और इस सारे के सारे खेल के अंदर अगर आप फाइनल पंच के तौर पे देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने आखिरी के 4 दिन प्रचार के जो थे, जिसमें पावर पंच देते हैं सीनियर लीडर्स आकर के, वो तो यहां से दूर हो गए। एंड दे स्टार्टेड देयर बैक रूम स्ट्रेटजी। वो क्या थी? मैनिपुलेशन कर लीजिए, इंडिपेंडेंस की मदद कर दीजिए, इनेलो की मदद कर दीजिए, वहां पर सावित्री जिंदल की मदद कर दीजिए, देवेंद्र कादियान की मदद कर दीजिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बेसिकली क्या है कि ये सारी टेक्टिक्स जो मैं मानता हूं, जो 30-35 साल हमने जर्नलिज्म में देखा, 32 साल, दैट इज ए डिफिटिस्ट अप्रोच। एंड बीजेपी हैज कंसीडर्ड ऑन इट्स ऑन प्लैंक एंड ऑन ग्राउंड फॉर द वेरी सिंपल रीजन दैट दे डोंट हैव एनी नैरेटिव। तो ये एक इस चुनाव की बेसिक शुरुआत के तौर पर डिस्कशन को आप ले सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास 10 साल के शासन के बावजूद भी, और जिसको डबल इंजन कहते हैं कि दिल्ली में भी बीजेपी थी, हरियाणा में भी बीजेपी थी, ऑल्दो आई ऑलवेज कॉल इट ए ट्रबल इंजन। जितना दिल्ली के अंदर जो ये हरियाणा में ना होता, तो शायद किसानों की दुर्गति ना होती, शायद पहलवानों की दुर्गति ना होती, शायद नौजवान अग्निवीर ना होते, वो ठेके के सैनिक ना होते, वो भाड़े के सैनिक ना होते। तो ये सारी चीजें हरियाणा को तो डबल इंजन जो है, एक्चुअल में हरियाणा के लिए ट्रबल इंजन प्रूव हुआ, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। अब जो अलग-अलग रीजन है, उसमें एक हम लोग जल्दी से एक टिप्पणी लेते हैं। सबसे पहले हेमंत जी आप बताइए कि जो हरियाणा के अलग-अलग रीजन हैं, उसमें जो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड इलाका है, जीटी बेल्ट और साउथ हरियाणा, ये सारे इलाके में आपको लग रहा है कि बीजेपी यहाँ भी उसके नंबर कम हो रहे हैं, टूट रहे हैं, जो उनके कैंडिडेट हैं, उनकी हालत खराब है और
जो कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड इलाका है, वहां पे कांग्रेस अपनी पोजीशन मजबूत करती हुई दिख रही है आपको? देखिए शंकर साहब, कल हमने इसमें, मैंने रविंद्र भाई ने कल बहुत लंबा कार्यक्रम किया था पूरे स्टेट हम्म, का, स्टेट हम्म, कंस्टिट्यूंसी वाइज भी और अदरवाइज। हम्म, हरियाणा के अंदर अगर आप देखेंगे 2014 से और अब तक दो गेटवेज आपको हरियाणा के अंदर मिलेंगे जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आने के कारण बने। वो हम्म, फर्स्ट वाज जीटी रोड बेल्ट एंड द सेकंड वाज दैट स्टार्ट्स फ्रॉम अंबाला एंड कम्स ऑन टू सोनीपत, और दूसरा अहीरवाल था, और कुछ एरिया बागड़ का भी था जो हिसार सिरसा और फतेहाबाद वाली जो बेल्ट थी। इन तीनों के अंदर लेकिन मैक्सिमम जो रोल था वो जीटी रोड बेल्ट का था। 2014 में अगर आप ध्यान करेंगे तो 21 में से 21 सीट बीजेपी की आ गई थी, हम्म, और इसी तरीके से अहिरवाल उन्होंने स्वीप किया था। ऑल्दो दे गॉट ओनली 47 सीट्स, लेकिन मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन था वो इन दोनों उनका था, 33 सीट वहां पे आ गई थी। इस बार जो स्थिति है कि जो बीजेपी का जो हकीकत देखेंगे आप, जीटी रोड बेल्ट पे ही सारा शासन रहा है उनका। मनोहर लाल खट्टर करनाल से थे, 2 बार चुनाव लड़े, आज की तारीख में 8वें नंबर के देश में मंत्री हैं वो। नायब सिंह सैनी करनाल के ही एमएलए हैं, अभी लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बावजूद भी बीजेपी की सबसे खराब हालत अगर है तो उसी बेल्ट के अंदर, जीटी रोड बेल्ट के अंदर, एंड दे आर लूजिंग ऑल एट द मैक्स। आई थिंक 15 से 16 सीट वो आराम से लूज कर रहे हैं, इफ नॉट मोर। अहिरवाल के अंदर वो आज भी मोटे तौर पे इंटैक्ट है। कांग्रेस पार्टी को 4 से 5 सीटों का फायदा होने के लिए वहां पर आज की तारीख में मुझे लगता है बीजेपी वहां पर 6-7 सीट ले जाएगी अहिरवाल में। और जो इधर हिसार वाली बेल्ट थी, उसमें जो भी वो दिग्गज पकड़ पकड़ के लाई थी, जो उसका स्टाइल है वॉशिंग मशीन में डाल डाल के जो लगती है, उनमें से ज्यादातर निपट रहे हैं, खुद के भी निपट रहे हैं, और जो बाहर से लाए थे वो भी निपट रहे हैं, ड्यू टू देयर एरोगेंस, ड्यू टू व्हाटएवर। जो कांग्रेस में चीफ मिनिस्टर की कुर्सी मांगते थे वो विधायक बनने के लाले पड़े हुए। उनमें से एक अशोक तंवर भी थे जो कल आए। कांग्रेस में चीफ मिनिस्टर थे वो सारे, किरण चौधरी भी चीफ मिनिस्टर थी, कुलदीप बिश्नोई पैदाइशी चीफ मिनिस्टर है। तो इन सब का इलाज बीजेपी ने कर दिया है ठीक ठाक। अब सवाल ये है कि जो बीजेपी के जो गेटवेज थे, दे हैव बीन इफेक्टिवली ब्लॉक्ड एज फार एज जीटी रोड बेल्ट इज कंसर्न। और जो बागड़ी की बेल्ट है, जो हिसार सिरसा फतेहाबाद वाली, वहां पे भी बीजेपी को बड़ा लॉस हो रहा है। बीजेपी को कुछ जो सीटें जिनकी हम बार बार बात करते हैं सीट वाइज, मुझे लगता है अब भी उनको कुछ सीटें अहिरवाल में अब भी मिलेंगी, ठीक है, और वही उनका एक कारण बनेगा सर्वाइवल का हरियाणा में, इफ एट ऑल दे हैव टू कंटिन्यू, ठीक अदरवाइज है। उनका सफाया होने के चांस। आप कितनी तो सीटें दे रहे हैं? आप कितनी सीटें दे रहे हैं बीजेपी को? मुझे लगता है साहब बीजेपी को आज की तारीख में, और खासतौर पे कल ये अशोक तंवर वाला जो नैरेटिव बना है, और हम्म, बीजेपी बिल्कुल बैकफुट पे है, डिफेंसिव पे है, नैरेटिव हम्म, लेस है, मुझे लगता है हम्म। बीजेपी विल बी रिस्ट्रिक्टेड एट द मैक्स विद 15 सीट्स। और कांग्रेस? कांग्रेस इज 60, 62, 58, इट्स समवेयर लाइक दैट। रविंद्र जी, आप कितना सहमत हैं कि बीजेपी अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड इलाके को भी लूज कर रही है, और अगर स्ट्रॉन्ग होल्ड जीटी रोड को लूज कर रही है तो निश्चित रूप से फिर सत्ता में उनके वापसी का कोई भी चांस दिखता नहीं है, बनता नहीं है? ये असल में ना, ये शंकर जी, ये स्ट्रॉन्ग होल्ड की जगह इट्स ए टेम्पररी स्ट्रॉन्ग होल्ड जो पिछले 10 बरस में ही बना है। ये कोई बिल्कुल परमानेंट बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं था इनका। 10 तो साल में 2009 इनको की यहाँ सत्ताईस से मिली। बीजेपी की, तो इसलिए सारी कहानी जो है आफ्टर 2014 की जो कहानी है कि किस तरह से बीजेपी ने अपना बिल्कुल। डोमिनेंस। तो अब क्या है कि वो वापस लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाने लगे कांग्रेस पार्टी की तरफ, या जो भी उनकी पॉलिटिकल एलिजेंस जिस पार्टी के साथ थी वो उधर जा रहे हैं। तो ये खास बात क्या है सर, दूसरे इलेक्शंस में और हरियाणा में ना, यहाँ पर बीजेपी चुनाव में जीती, सरकार भी बनाई, लेकिन कैडर डेवलप नहीं कर पाई। जैसे हम दूसरे स्टेट्स में देखते हैं ना, आप भी खूब घूमते हैं, हम लोगों के कई साल हो गए थे खाते, तो बाकी स्टेट्स में एक अपना कैडर होता है बीजेपी का। यहाँ वो कैडर नहीं है, यहाँ पर वोटर है। वोटर था वो किस लिए बना कि जातियों में विभेद पैदा करके बना। कुछ स्कीम्स के माध्यम से भी वोटर अपना पैदा किया बीजेपी ने। उसके अलावा एक जो कैडर बेस्ड वोट होता है, जो विचारधारा को पढ़ता है, उसकी संख्या पहले भी काफी कम थी, आज भी कम है, क्योंकि हरियाणा की जो सोशल फैब्रिक है वो उस तरह की पॉलिटिक्स को सपोर्ट नहीं करती। इस वजह से बीजेपी यहाँ अपनी जो भगवाकरण की पॉलिसी थी उसको आगे नहीं बढ़ा पाई, और इसलिए ये जो उसका जो बेस था वो खिसकता हुआ, दरकता हुआ दिख रहा है। और जीटी रोड बेल्ट में उनको नुकसान हो रहा है, और उसका सबसे बड़ा, एक तो भाई साहब ने बताया, और राहुल गांधी ने भी उधर से यात्रा शुरू की, ये तो सबसे बड़ा लॉस है ही। और इस बार पहली बार देखिए ना क्या हुआ, पहली बार सिरसा जैसे इलाके को तो बीजेपी ने आउटसोर्स ही कर दिया, वो तो खुद लड़ी नहीं रही वहां से, उन्होंने उस पूरे इलेक्शन को आउटसोर्स कर दिया। कई ऐसी सीटें जैसे हिसार की सीट है उसको भी आउटसोर्स कर दिया, बाहर से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को कहीं लड़वा रहे हैं चुनाव, कहीं पे आईएनएलडी को सपोर्ट कर रहे हैं।
अपने वीकेस्ट जो कैंडिडेट पॉसिबल था उसको टिकट दी ढूंढ ढूंढ के। लोग स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को टिकट देते हैं, उन्होंने सबसे वीक कैंडिडेट को दी और उसकी सपोर्ट भी उतनी ज्यादा नहीं कर रहे ग्राउंड पे। उनके कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो निर्दलीय उम्मीदवार है या आईएनडी का उम्मीदवार है उसको ज्यादा सपोर्ट मिल जाए वहां से। तो इस तरह की पॉलिटिक्स इस बार बीजेपी यहाँ पे करने की कोशिश कर रही है। और आपके सबसे हिसाब से बड़ी कितनी दिक्कत सीटें बीजेपी, सॉरी, आपके हिसाब से कितनी सीटें बीजेपी को आ रही है और कांग्रेस मैं कहाँ तो पे? इस बात से सहमत हूँ, 55-60 सीटें कांग्रेस पार्टी की आएंगी और 15-20 के आसपास बीजेपी सिमटने की संभावना है। क्योंकि मैं, देखिए एक ही बात मैं बताऊं सर, मैं जितना भी समझ पाया हूँ, हालांकि बहुत सीमित समझ है, बीजेपी की 100% कंफर्म सीट ही नहीं दिख रही कोई। जिस सीट पे कोई आदमी ये कहे कि ये सीट तो जीती जाएगी, ऐसी सीट कोई, जैसे हुड्डा की सीट तो है ही ना कम से कम, उस पर तो कोई दो मत किसी को नहीं है कि सांपला की सीट तो हुड्डा जीत ही जाएंगे। ऐसी सीट नहीं है कोई भी। सब जगह जितनी भी बीजेपी जीत रही है या जीतेगी वो सारी फंसी हुई सीटें हैं और उनका जीत का मार्जिन बड़ा कम रहने वाला है। बहुत ज्यादा वोटों से बीजेपी जीते ऐसे कोई सीट नहीं है और इसलिए शायद क्लैरिटी नहीं आ रही है कि कितनी सीट्स बीजेपी जीत पाएगी। हर जगह बीजेपी फाइट में है और टफ फाइट में फंसी है। उसमें से निकल के आएगी तो जाहिर उनका जीत का मार्जिन थोड़ा सा कम ही होगा। जबकि कांग्रेस पार्टी को जिन इलाकों में वोट मिल रहा है वहां काफी वोट मिल रहा है और बीजेपी की दिक्कत यह है कि वो शहरी इलाकों में भी दिक्कत है इस बार उनको। जो गुड़गांव से लेके पंचकुला तक सारे शहर हैं 15-20 हरियाणा के, जो मझौली और बड़े शहर हैं, उन सब में बीजेपी को दिक्कत है जीत पाने में। और जाति का कार्ड नहीं चल पा रहा है, जो एक ब्लॉक को अपने साथ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है वो दिख नहीं रहा। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो बीजेपी की जीत में कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा कर रही हैं। और कांग्रेस, बार बार वही बात, आखिरी बात, कि बिना कुछ करे कांग्रेस पार्टी बेनिफिशियरी बन गई है। कांग्रेस पार्टी का कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा इस पूरे 10 साल के टर्म में, लेकिन ऑल्टरनेट वही है, वो खड़ी रही बीजेपी के खिलाफ। तो हरियाणा में कहावत है, छोड़ पड़ा बाठा भी भारी हो जाए। अगर एक पत्थर जगह पड़ा रहता है तो वो स्ट्रोंग हो जाता है। ये खड़े रहे कांग्रेस पार्टी जी अपने स्टैंड पे कायम रही, कि आईएनएलडी स्टैंड बदलती रही तो वीक हो गई। ठीक है धर्मेंद्र जी, आप धर्मेंद्र जी आप बताएं कि कांग्रेस का कॉन्सोलिडेशन कैसे देख रहे हैं कि अगर जाट के सपोर्ट से कांग्रेस को पावर में आना होता तो 2019 में कांग्रेस आ गई होती कि जाटों ने उस समय भी कांग्रेस को वोट दिया था, 31 सीटें आई थी सर्जिकल स्ट्राइक और इन सब के वेव के बाद भी। तो क्या दलित का जो मोबिलाइजेशन जो लोकसभा चुनाव में हुआ था वो अभी भी मोमेंटम बरकरार है, इंटैक्ट है? क्या बीजेपी का ओबीसी है वो भी वहां से खिसक रहा है अगर हम कास्ट के आधार पे इस एनालिसिस को देखें तो? देखिए शंकर जी, सबसे पहले तो ये बात समझने की जरूरत है कि 2019 में जाटों ने 31 सीट नहीं दी थी, 41 सीट दी थी, 41 वाला भी जो है वो डिवाइड करवा दिया था। वो बहुत बड़ा षड्यंत्र था हरियाणा की सत्ता में। आज तक वैसा षड्यंत्र देखा ही नहीं गया। और आप देखिए कि जब जरूरत हुई कांग्रेस बीजेपी को तो उन्होंने इनेलो के 2 पार्ट करवा दिए और जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने इनेलो को अब अपने साथ भी ले लिया। और आप ये इनेलो, जेजेपी, बसपा, आजाद, ये सब आज के दिन बीजेपी की अलाइंड पार्टियां हैं सारी की सारी। ये चुनाव पूरा हुड्डा वर्सेस ओल का चुनाव है ये। लेकिन दिक्कत इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि जो कम्युनिटी बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहती है उन लोगों को ये बात समझ में आ चुकी है कि वोट हम बांट नहीं सकते। अगर वोट हमने बांटा तो एक दुष्यंत और खड़ा हो जाएगा, दुष्यंत नहीं तो उसके चाचा अभय खड़े हो जाएंगे। आज के दिन अभय चौटाला चुनाव हार रहे हैं, उनकी बहुत बुरी हालत है वहां पे। वो इस जो कयामत की रात है इसमें जो कुछ कर जाएंगे वो अलग बात है, नहीं तो किसान आंदोलन में इस्तीफा देने के बावजूद वो 7,500 वोट से जीते थे मुश्किल से। तो आज उनके हालात खराब हैं और हरियाणा की जनता को ये बात समझ आ चुकी कि हम या तो वोट बीजेपी को देंगे या वोट हम कांग्रेस को देंगे। इसलिए ये चुनाव पूरी तरीके से बायोपोलर चुनाव है, वोट बट ही नहीं रहा किसी भी दिशा में। हरियाणा के इतिहास में सबसे कम निर्दलीय उम्मीदवार इस बार चुनाव जीत के आने वाले हैं, सारी पार्टियों का बोरिया बिस्तर बांधने वाले हैं। तो जो कांग्रेस जो मैं दलित वोटों पे आ रहा हूँ, दलित वोट संविधान के मसले पे एक साथ अलाइंड हो चुका है कांग्रेस के साथ और वो नहीं टूटना चाहता, क्योंकि वो टूट के बीजेपी के साथ तो कतई नहीं जाना चाहता, उसको बसपा के साथ भी नहीं जाना चाहता। क्योंकि इन पिछले कई सालों में मायावती जी की जो क्रेडिबिलिटी है वो एज ए पॉलिटिशियन सिर्फ इतनी बच गई है कि वो उन पार्टियों के साथ अलायंस करती है जिन पार्टियों के साथ बीजेपी उनको करने के लिए कहती है। तो
तो वोट अलग जा ही नहीं रहा। दलित जो वोट बैंक है या जाट कम्युनिटी का जो वोट बैंक है, इवन ओबीसी का जो वोट बैंक है, एक्चुअली बहुत 10 सालों में हरियाणा में काम नहीं हुए। जब मैं सड़क से बाहर निकलता हूँ और मुझे सड़क में गड्ढे मिलते हैं तो मेरे सारे नैरेटिव और मेरी सारी परसेप्शन बदल जाती है। मुझे काम चाहिए भाई, एक हरियाणा वासी को काम चाहिए। पिछले कई साल से हम बेरोजगारी में नंबर 1 चल रहे हैं, उसमें क्या ओबीसी करेगा, क्या दलित करेगा? रोजगार चाहिए हरियाणा के युवाओं को, समय पे कर्मचारियों की डिमांड्स को पूरा करिए। इन्होंने हरियाणा का एक भी वर्ग ऐसा नहीं छोड़ा जिन्होंने डंडे ना मारे हों 10 साल। तो लोग है ना, इनको एक आदमी ना बहुत बेसुरा गा रहा था, एक सॉन्ग हो रहा था, उसमें बहुत बेसुरा गा रहा था। तो एक जाट आगे से लठ लेके घूम रहा था, वो गाने वाला डर गया, बोला भाई साहब क्या दिक्कत है? बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं, तू तो गा, हम उसको देख रहे हैं जो तुझे लाया था। तो अब तो बीजेपी से, नायब सैनी से प्रॉब्लम नहीं है किसी को, या जो मुख्यमंत्री चले गए उनसे भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उनसे है जो इनको वोट जिस कंडीशन में मिला था, वो कोई जोखिम नहीं दे रहे, बेवफायर है सर। लेकिन वो अमिताभ बच्चन वाला जो डायलॉग है, मेरे पास माँ है, तो ऐसा नहीं कि बीजेपी को हम कमजोर मान लें। आज भी उनके पास छल है, आज भी उनके पास पावर है, वो चुनाव में उस पावर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप कल का दैनिक भास्कर का केवल एक विज्ञापन देख लें तो एक हरियाणा वासी के तौर पे मेरी तो गर्दन शर्म से चिपकी थी। 10 साल जो पार्टी सत्ता में राज कर रही है वो जाना नहीं चाहती सत्ता से, और जाने से पहले वो हरियाणा में जाति पाति का ऐसा जहर बोलना चाहती है कि उसके जाने के बाद भी हरियाणा उसको झेलता रहे। तो एक सवाल मैं एक काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूँ कि अक्सर हाँ कई बार इलेक्शन में देखा है हमने, कई सारे स्टेट में देखा है कि अगर कोई डोमिनेंट कास्ट का इन्फ्लुएंस होता है, जैसे बीजेपी का आप स्ट्रेटजी को देखें पिछले कुछ दिनों में, तो लगातार बार बार हुड्डा सरकार, हुड्डा के दौरान जो कामकाज हुए और किस तरह से एक जाति का डोमिनेंस आ जाएगा, तो एक काउंटर पोलराइजेशन भी होती है। जैसे बिहार में हमने देखा कि जब लालू प्रसाद या तेजस्वी यादव की कास्ट और उनके जंगल राज को बार बार बीजेपी या जेडीयू नैरेटिव में लाती है, तो एक काउंटर पोलराइजेशन हो जाता है दूसरी जातियों का। तो हरियाणा में ऐसा कुछ इस इलेक्शन में नहीं दिख रहा है कि ओबीसी का पोलराइजेशन बीजेपी के लिए हो कि दिखेगा अच्छा जाटों का राज आ जाएगा भाई। देखिए ऐसा है, आप जो पूरे देश की राजनीति को हम जिस चश्मे से देखते हैं, हरियाणा और पंजाब को उस चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। जब पूरा देश ये मान रहा था कि मोदी जी किसी भी तरीके से झुकते नहीं है, वो तो जो मुंह से निकाल दिया, तब हमने उनको झुकाया है। हरियाणा और पंजाब में जहां राजनीति की ये हमेशा नई परिभाषाएं देते हैं, हरियाणा तो बहुत आगे चलता है राजनीति में। हरियाणा जो करता है फिर पूरा देश उसको फॉलो करता है। तो मोदी जी के लिए मध्य प्रदेश जैसा है, राजस्थान जैसा है, यहाँ आप ये देखिए कि बीजेपी हमेशा से ही एक प्रमुख पार्टी रही है, लेकिन हरियाणा में इनकी रूट्स नहीं है। हरियाणा में ये 2014 में एक ड्राइंग रूम में रखे गमले की तरह हैं, जिनको समय पे खाद पानी मिल रहा है, उनके पत्ते धोए जा रहे हैं, लेकिन रूट्स नहीं है। हरियाणा में जड़ें जमाने में इनको समय लगेगा अभी, और वो जड़ें जब जम रही थी इनकी जड़ें सिर्फ इस बात पे सीमित थी कि हम कास्ट फैलाते रहें, और बहुत सारे लोगों ने हरियाणा को एक कास्ट के उसमें झोंका है, लेकिन इनके जो काम आड़े आ रहे हैं, इनको इन्होंने अगर थोड़ा डेवलपमेंट पे फोकस करते ये तो हो सकता था ये फॉर्मूला इनका काम करे, लेकिन अब तो तंबू उखड़ने वाले हैं जनाब इनके। ठीक है, अब अंतिम के 5 मिनट में जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं, इस पे हम आप लोगों से बहुत छोटा-छोटा रिएक्शन लेंगे कि इसकी कहाँ पे स्थिति आगे बढ़ रही है या पीछे चल रहे हैं, आपको दिखता है। लाडवा जो सब हाई प्रोफाइल सीट है, जो खुद मुख्यमंत्री जहाँ से लड़ रहे हैं, वहाँ पर हेमंत जी आपको क्या दिख रहा है? सैनी साहब या मेवा सिंह? देखिए, मुख्यमंत्री अगर चुनाव हार जाए शंकर जी, तो मुझे अचंभा नहीं होगा। देखिए लाडवा में मुकाबला है, पर सच बताऊं तो मुझे लगता नहीं कि नायब सैनी जी इतना तो बुरा क्या करते होंगे, लोग जिता ही देंगे उनको। लोगों की सिंपैथी भी हो जाती है कि सीएम वो है। और वैसे नायब सैनी जी का कोई दोष नहीं है सत्ता में, उनको जैसे हरियाणा मिला है उनको तो गिफ्ट में मिला है, उनको उनका कोई दोष नहीं है इस बात में, उनको तो लाया गया है उस बेसुरा गाने वाले की तरह, वो तो उनका। लेकिन वो जो एरिया है, आप इसको सेंट्रल हरियाणा जो जिसको रोहतक बोलते हैं हम, उससे और जो जीटी रोड बेल्ट है उसकी तुलना नहीं की जा सकती। वो बहुत अलग तरह के सॉफ्ट स्पोकन लोग हैं, वो इतना बुरा नहीं करते किसी का। वो हो सकता है इनको इनके पसीने ला दें इनको, लेकिन लास्ट में मुझे लगता है नायब सैनी जी को वो जिता देंगे। ठीक है, अम्बाला कैंट की क्या स्थिति है हेमंत जी, आपको लगता है?
अंबाला की सीट फंसी हुई है साहब, बड़ा कड़ा मुकाबला है चित्रा सरवारा और अनिल विज का वहां पर, और कुछ भी हो अच्छा। सकता है वहां। और देवेंद्र जी, आपको लगता है चित्रा ही कॉन्टेस्ट में है या परविंदर सिंह मुकाबला दे रहे हैं? चित्रा जीत सकती हैं जी, ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं वहां पे, क्योंकि ये अच्छा। जो अनिल विज जी हैं, इन्होंने 10 साल सिर्फ गब्बर गब्बर करके रखा है, कहीं काम कुछ नहीं किया वहां पे। तो अच्छा। वो जब आंधी ये चलती हैं तो ये गब्बर भी उखड़ रहे हैं, लग रहा है इस बार चित्रा जीत सकती हैं चुनाव। ठीक है, बादली सीट पे धनखड़ साहब बचेंगे, आएंगे या कुलदीप रिटेन करेंगे? कुलदीप रिटेन करेंगे बादली को। अच्छा, देवेंद्र जी आपकी क्या है? बिल्कुल जी, सहमत हूं जी इनकी बात से। तो शाम में क्या हो रहा है? तो शाम इज वन ऑफ द टफेस्ट फाइट इन द प्रेजेंट इलेक्शंस, एनीथिंग कैन हैपन। वहां पर दोनों जो प्रत्याशी हैं उनके स्कोर की इंपॉर्टेंस नहीं है, वो जो तीसरे प्रत्याशी हैं तंवर, वो उनको कितना स्कोर मिलता है वो डिसाइड करेगा चुनाव किस तरफ जाएगा, इसलिए बहुत फंसा हुआ चुनाव है। देवेंद्र जी आप क्या कह रहे हैं तो शाम पे? तोशाम मेरे दूसरे घर जैसा है, जैसे रोहतक है वैसे तोशाम है जी मेरा, और तोशाम में मेरी बहुत दिलचस्पी भी है। मैं वहाँ कई बार गया भी हूँ चुनाव देखने, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है, चौधरी बंसीलाल पे मैंने बहुत काम किया है, उनको पढ़ा है। मुझे लग रहा है तोशाम में इस बार अनिरुद्ध चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, ठीक है। हिसार में क्या दिख रहा है? हिसार में हिसार में सावित्री जिंदल चौधरी क्लियर है, जिंदल जी हैं। क्लियर है, सावित्री जी, क्लियर। बिल्कुल। कैथल क्या दिख रहा है? कैथल में वो रणदीप का बेटा चुनाव जीत रहा अच्छा, और सबसे जो चर्चित सीट है जुलाना? है। जुलाना में विनेश जीत सकती है सेलिब्रिटी क्वोशिएंट के साथ, लेकिन जो इतना ये था कि बहुत बड़े पैमाने पे बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगी वो जीतेंगी। चुनाव बहुत कड़ा है, लेकिन फाइनली वो तमाम कारणों के चलते, जो माहौल है, लहर है, तमाम चीजें हैं, और दूसरा जो एक पहलवानों के प्रति सिंपैथी भी है, जिस तरह महिला है, और दूसरी बात है कि बीजेपी वर्सेस जनता का चुनाव है ये। तो मुझे लगता है कि आज तक अगर आप देखेंगे 66 से लेकर अब तक जब हरियाणा बना था, आज तक केवल 3 बार ये जुलाना में कांग्रेस जीती है, लेकिन मुझे लगता है इस बार चौथी बार विनेश शायद चुनाव निकाल लेंगी बहुत थोड़े मार्जिन से। देवेंद्र जी क्या है उचाना में क्या स्थिति है? सर उचाना में विनेश के बारे में जो चीजें फैलाई गई वो एक षड्यंत्र का हिस्सा है। मेरा मेरा काफी टाइम खराब हो गया इस चक्कर में, इसको समझने में ना, मुझे जाना पड़ा वहां पे, 2-3 दिन घूमना पड़ा। तो विनेश फोगाट बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत रही। डिस्पाइट कि ये कांग्रेस की कमजोर सीट रही है, लेकिन अगर कांग्रेस के पक्ष में कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है सर किसी को। अच्छा, कांग्रेस से ये खुशफहमी में ना रहे कि उन्होंने बहुत मेहनत कर दी तो सत्ता में आ रहे हैं। हमें लोगों को तो ये तय कर रखा है बीजेपी को भगाना है, इन बेनिफिशियरी है कांग्रेस इसकी। बिल्कुल, क्योंकि कई सारे ग्राउंड पे जो लोग कहते हैं कि भाई एंटी इनकम्बेंसी से इतने परेशान हैं वो कि कांग्रेस उसकी बेनिफिशियरी है, वो जनता ने मन बनाया हुआ है। आदमपुर और उचाना में क्या स्थिति है? आदमपुर भव्य बिश्नोई चुनाव हार सकते हैं, हार जाएंगे तो कोई अचंबा नहीं होगा। उचाना में मुझे लगता है फाइनली कांग्रेस निकल जाएगी, जीत जाएगी। अच्छा, और अटेली में? अटेली में आरती राव बहुत बुरे तरीके से फंसी हुई है, और वो जो अतरलाल है बहुजन समाज पार्टी के, वो उस मुकाबले को काफी रोचक बना रहे हैं। आमने सामने की लड़ाई अनीता यादव की उनकी थी, लेकिन अतरलाल अच्छी कंपटीशन देकर के मुकाबले को बेहतर तिकोणीय बना दिया। कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चूंकि आपने जिक्र किया अशोक तंवर का, तो रविंद्र जी से हम जानते हैं। रविंद्र जी, आपने एक वसीम बरेलवी का शेर आपने अपने ट्विटर लाइन पे पोस्ट किया, तो ये तंवर साहब का हुआ क्या कि मतलब 1.5 घंटे पहले वो चुनाव कैंपेन कर रहे थे बीजेपी का, 1.5 घंटे के बाद वो हाईवे पे अपनी गाड़ी फटाफट दौड़ाते हुए पहुंच गए कांग्रेस की ज्वाइनिंग में। तो मामला क्या है? कई सारे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के 2 जनरल सेक्रेटरी काफी 15 दिन से लगे हुए थे उन्हें शामिल कराने के लिए, क्योंकि शैलजा का जिस तरह से हुड्डा से विरोध था, वो डिफरेंसेस कहीं ना कहीं कांग्रेस को भारी पड़ रही थी, तो इसलिए उन्होंने दलित मैसेजिंग के लिए अशोक तंवर को 150 किलोमीटर चला के ज्वाइन करा दिया। जी नमस्कार शंकर जी, आपने सही बोला कि उन्होंने जिस तेज गति, जिस रफ्तार से गाड़ी चलाई थी ना, अब देखिए कुदरती मैं उसी हाईवे पे बैठा हूँ। इस हाईवे का नाम है 152D, और ये मूल रूप से जो दक्षिण हरियाणा है उसको उत्तर हरियाणा से जोड़ता है, और उसका समय बड़ा कम कर देता है। तो अभी ट्विटर पे सब लोग यही कह रहे हैं कि इसका सबसे ज्यादा सदुपयोग अगर किसी ने किया है आज तक के इतिहास में, तो वो अशोक तंवर ने किया है, क्योंकि उन्होंने एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे कनेक्ट कर लिया और जल्दी से वो पहुंच गए। अगर ये हाईवे ना होता तो शायद वो 2 घंटे में ना पहुंच पाते, तो उसका उपयोग किया। बिल्कुल पॉलिटिकली आपने सही बात बोली सर कि देखिए कांग्रेस के पास
जो 21% पॉपुलेशन हरियाणा में वोटर्स की है शेड्यूल कास्ट समाज का, वो कांग्रेस के पास पहले 2 बड़े नेता थे, उदय भान और कुमारी शैलजा, जिनमें जाहिर है शैलजा बड़ी नेता है दोनों के मुकाबले में। अब जो अशोक तंवर के आने से बीजेपी के पास शेड्यूल कास्ट में कोई बड़ा नेता नहीं है, और जो नैरेटिव कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने पूरे कैंपेन में सेट करने की कोशिश की, जिस टोन पे, जिस पिच पे वो खिलाना चाहते थे कांग्रेस को, वो एक ही चीज थी कि दलित समाज के लिए कांग्रेस एक माकूल पार्टी नहीं है, और उसमें शैलजा के साथ अन्याय हुआ। और इस बात को शैलजा के व्यवहार से थोड़ा सा बढ़ावा मिला, उनका जो इंटरव्यूज थे, जिस तरह की उन्होंने बातें कही, तो जाहिर है इलेक्शंस में पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह की चीज़ों का फायदा उठाती हैं। कांग्रेस ने भी उठाने की कोशिश की, जब राव इंद्रजीत ने बोला कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, या अनिल विज ने बोला कि वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर से लेके और जो पार्टी के बड़े स्टार प्रचारक थे, उन्होंने शैलजा के मुद्दे को इस पूरे इलेक्शन में सबसे ज्यादा सेंटर स्टेज दी, और उसी मुद्दे के आधार पर दलित पॉलिटिक्स हरियाणा की घेरने की कोशिश की। हरियाणा में ही एक मिर्चपुर का एक बड़ा कांड एक हुआ था, जिसमें दलितों के खिलाफ एक वायलेंस हुई थी, और उस वायलेंस के दौरान जब वो हुई तो हुड्डा की सरकार, फिर उसी वक्त पे जो विक्टिम्स थे उनसे मिलने के लिए आए थे राहुल गांधी, तो वो काफी पॉपुलर एक इशू रहा, और हेडलाइंस काफी बनी थी अखबारों में। उन मुद्दों को प्रधानमंत्री ने बार बार यहाँ पर उठाया, बाकी नेताओं ने भी उठाया। तो अब उस जो डैमेज दिख रहा था कांग्रेस पार्टी को, कि किसी तरीके से अगर दलित वोट खिसकता है तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, और जो अगर शैलजा की हेजमनी अगर पार्टी में होती है कि शी इज द ओनली पॉपुलर दलित लीडर ऑफ द पार्टी, तो उसको भी कहीं ना कहीं बैलेंस करने की जरूरत थी। और आखिरी दिन एक क्या बड़ा संदेश इलेक्टोरेट को दिया जाए, मुझे लगता है उसको ध्यान में रखते हुए ये छक्का मारा गया है, या ये डिसीजन वाज टेकन, जिसमें अजय माकन और जो केसी वेणुगोपाल की जिम्मेदारी दी गई थी, और उन्होंने इसको बखूबी, खैर वो तो उनके रिश्तेदार हैं ही, आपको सबको पता ही है कि अजय माकन तो, और उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है, और उन्होंने फिर इस काम को अच्छे से अंजाम दिया। और देखिए इस इलेक्शन का बेनिफिट हो सकता है कि इलेक्टोरल रोल्स में उनका बहुत ज़्यादा दखल ना हो, कि जो लोग वोटर्स हैं उनमें उतना ज़्यादा दखल अशोक तंवर का ना हो, लेकिन एक मोमेंटम सेट करने में जो कांग्रेस पार्टी आखिरी दिनों में देना चाहती थी अपने लोगों को, उसमें तो उनका माहौल अच्छा बना। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और अशोक तंवर क्योंकि एक लंबे समय से पॉलिटिक्स में थे, यूथ कांग्रेस से पहले एनएसयूआई में रहे, फिर यूथ कांग्रेस में रहे, उसके बाद वो राष्ट्र पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी बने, तो उनकी 5 साल में टीम 5 पार्टियां बदली उन्होंने। 5 साल में उन्होंने 5 पार्टियां बदली, एक तरह से टीएमसी से लेके पार्टियां तो बदली, वो तो ठीक है, लेकिन हरियाणा में उनको बिल्कुल सिरे से नकारा नहीं जा सकता। हर जगह उन्होंने कुछ ऐसे लोग खड़े किए थे जो टिकट मांगने की लाइन में कांग्रेस पार्टी में थे। उसके बाद तो खैर पार्टियों की स्थितियां बदलती रहती हैं, और वो चले गए पार्टी छोड़ के, वो तो एक इतिहास अपन सब जानते ही हैं। बिल्कुल। लेकिन धर्मेंद्र जी Sorry. रविंद्र जी आपको बता सकता हूँ, धर्मेंद्र जी एक जमाने में अशोक जी तो इसी कारण से अलग हुए थे कि हुड्डा साहब से उनके पट नहीं रहे थे, और कल जब शामिल हुए तो उस समय भी हुड्डा साहब के चेहरे पे कोई मुस्कान नहीं थी। लेकिन पॉलिटिक्स में कई बार कहा जाता है कि बड़े दुश्मन से निपटना हो तो छोटे दुश्मन से हाथ मिला लो, तो हुड्डा साहब ने हाथ मिला लिया शैलजा को निपटाने के लिए। और इसका आपको लगता है कि ठीक है इलेक्टोरल तो कोई फायदा होगा नहीं होगा, लेकिन मैसेजिंग के लिए एक लास्ट मोमेंट पे कांग्रेस का जो दलित पुश है, क्योंकि दलित इस इलेक्शन का सबसे बड़ा यूएसपी फैक्टर है जो हरियाणा की पॉलिटिक्स को डिसाइड करेगा। देखिए साहब, जहां तक हुड्डा साहब के एक्सप्रेशन की बात है, तो पिछले 10-15 साल से हम उनके सेमी एक्सप्रेशन लेस चेहरा है उनका, और वन लाइनर क्वेश्चन का वो आंसर देते हैं। तो हुड्डा साहब के एक्सप्रेशन से तो आप उनको जज कर नहीं सकते। रही बात कंवर साहब की, तो पहले हम रेडियो जब सुनते थे, आपको भी याद होगा, तो हम रेडियो में कई बार फ्रीक्वेंसी नहीं आती थी तो ऐसे करके उससे थपकी मारते थे, वो सेट आ जाता था, फिर गाने बजते थे उसपे। तो ये जो इस पूरे जो चुनाव है, इस पूरे चुनाव की वो थपकी जो है वो अशोक तंवर है, क्योंकि पूरा का पूरा एज ए इलेक्शन 7वां 8वां चुनाव तो मैं देख रहा हूँ, हेमंत जी तो हम बूढ़े ही हो गए हैं चुनाव देखते देखते, तो तो ये जो बहुत चुनाव था हमारा हरियाणा का, ये चुनाव शुरू होता है शैलजा जी पे, और ये चुनाव खत्म हो रहा था शैलजा जी पे। ये तो अशोक तंवर जी का भला हो और 152 डी का भला हो जो वो कांग्रेस में आ गए,
और मुझे लगता है ये इंस्टेंट, इससे पहले ये जो राजनीतिक घटना है, ये घटना अंजाम दी थी बॉक्सर विजेंद्र बेनीवाल ने। वो सुबह कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और दोपहर को फिर चले गए थे, तो तंवर जी का नंबर उनके बाद आता है। लेकिन ये सही है, हमारे एक वो दादा हैं पड़ोस में, वो कहते हैं कि ब्याह शादी में अगर चसबुज लट्टू ना हो तो शादी चसती जलती नहीं है, चलती नहीं। तो ये जो अशोक तंवर जी हैं, ये झमझम वो हैं, बल्लभ हैं, इनके लगने से कांग्रेस का माहौल बन गया है, झमाझम हो गई है, शादी की रौनकें आ गई। इस बोर से चुनाव को जाते जाते इलेक्शन से ठीक पहले तंवर जी ने एक खुशनुमा एहसास कांग्रेस को दिया है, और बीजेपी अभी सदमे की स्थिति में, उसको समझ नहीं आ रहा ये हुआ क्या, क्योंकि ले दे के एक ही तो बंदा था उनके पास और कोई दलित चेहरे के नाम पे कुछ नहीं था। तो ये निश्चित तौर पे मुझे लगता है राहुल जी की पसंद रही होंगी, क्योंकि मैंने वो दौर देखा है जब अशोक तंवर जी को ये कहा जाता था कि राहुल जिन जिन बंदों को तैयार करते हैं हरियाणा में, हुड्डा साहब उनको भगा देते हैं, और वक्त और नीति देखिए कि वही हुड्डा साहब उनके गले में पटका पहना रहे हैं। मुझे लगता है हुड्डा साहब को कोई खुशी तो उनके आने से नहीं होगी, और ये पहली बार हरियाणा में हो रहा है कि किसी बंदे के कांग्रेस में जाने से ना कांग्रेसियों को खुशी हो रही, और भाजपा वालों को खुशी इसलिए नहीं हो रही कि उनका अशोक तंवर चला गया। लेकिन सच्चाई ये है कि हरियाणा में एक माहौल बनाने में कांग्रेस की जो एक लास्ट एक पुशअप था, एक धक्का जोर से मारो, वो वाला धक्का ये अशोक तंवर जी ने दिया है, और इसका फायदा उन्हें निश्चित तौर पे होगा। लेकिन अगर हरियाणा की दलित कम्युनिटी के आप पूरे ओवरऑल परसेप्शन पे बात करें तो उनको 100 गज के प्लॉट पे नजर है। हरियाणा का जो 7 गारंटी है उसमें एक गारंटी ये भी है कि हम गरीब, पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को 100 गज के प्लॉट देंगे, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना रही थी, जो बीजेपी ने बंद कर दी थी। तो हरियाणा में कोई डांगर ढोर बीमार हो जाता है तो हम उसको सारी दवाइयां दे देते हैं, जो बताता है वही। तो अब कांग्रेस पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए उसने ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं छोड़ा है जो हरियाणा की जनता को वो सामने पेश ना कर दे, और वो सारी जो चीजें हैं उनके प्रयास वो कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। सच्चाई ये है कि अगर शैलजा जी और उठ जाती और अशोक तंवर नहीं आते तब भी हरियाणा में कांग्रेस सरकार बना रही थी, वो कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं था। पर ये चुनाव है, चुनाव में आना जाना ये लगा रहता है, और अशोक तंवर जी सही टाइमिंग पे आए हैं। आने वाले समय देखिए, ये जो राज के लोग होते हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये जो राजनीतिक, इनको हर हाल में सत्ता चाहिए है। अभी तो सरकार बनने दीजिए आप, फिर देखिए कांग्रेस बीजेपी कैसे खाली होती है। बहुत सारे लोग लाइन लगा के खड़े हैं, ये तो हुड्डा साहब के पास समय का अभाव था जो उन्होंने इनकी एंट्री रोक रखी है। सरकार बनने के अगले 6 महीनों में बीजेपी के आदमी आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, इतने लोग कांग्रेस में आने वाले हैं। ठीक है, माहौल के साथ चल रही चीजें। ठीक है धर्मेंद्र जी, ये बताइए कि लास्ट कमेंट आपसे लेता हूं कि ये इस चुनाव का जो बीजेपी कई सारे स्टेट में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, अगर जो हम बातें कर रहे हैं नतीजे अगर इसी डायरेक्शन में आते हैं तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में आए तो उन्होंने कई सारे राज्यों में जो डोमिनेंट कास्ट है उससे इतर जाकर जो नॉन डोमिनेंट कास्ट के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बनाया। झारखंड में उदाहरण ले लिए, ट्राइबल जहाँ पे स्टेट है वहां पे ओबीसी को उन्होंने मुख्यमंत्री रघुवर दास को बनाया। महाराष्ट्र जहाँ मराठों की पॉलिटिक्स होती है उन्होंने ब्राह्मण को सीएम बना दिया। वैसे ही आपके हरियाणा में जाट और ओबीसी को उन्होंने पंजाबी को मुख्यमंत्री बना दिया। आपको लगता है कि ये जो एक्सपेरिमेंट था वो कहीं ना कहीं बुमरैंग होकर जो इंडिया की पॉलिटिक्स, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स चलती है, वो उस डायरेक्शन में जा रही है, और जहां पे बीजेपी फिर से रियलाइज करके 4 महीने पहले जो उन्होंने ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया अपनी गलती को सुधारते हुए, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा लेसन होगा अगर नतीजे इस डायरेक्शन में जाते हैं तो? देखिए सर, हरियाणा से बीजेपी का पूरे देश में डाउनफॉल शुरू होने वाला है। हम हरियाणा के लोग ये इतिहास लिखने जा रहे हैं कि हरियाणा से इसकी शुरुआत हुई थी, कि मोदी जी जब अपने शिखर पे पहुंचे तो हरियाणा से नीचे आना शुरू हुआ था। हरियाणा और पंजाब वो स्टेट हैं जो लोगों को हिम्मत देते हैं कि हुक्मरान चाहे कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, हरियाणा की जनता उनको सबक सिखा सकती है, उनको औकात दिखा सकती है, और जरूरत पड़ने पे उनको राजनीतिक दिशा दे सकती है। हरियाणा एक नया इबारत लिखने जा रहा है, और हरियाणा देश को ये बताने वाला है कि आपके सारे एक्सपेरिमेंट हमें कबूल हैं, लेकिन हमें ये बिल्कुल कबूल नहीं है कि आप जातियों के नाम पे, आप धर्म के नाम पे आप सोसाइटी को तोड़ो, आप समाज में एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाइए। हरियाणा इस चीज को समझ चुका है, और हरियाणा इस देश को एक एग्जाम्पल सेट करके देने वाला है।
बहुत-बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी जुड़ने के लिए। हेमंत जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद और रविंद्र जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। अब सवाल ये है कि जो हरियाणा की तस्वीर है, वो किस तरह से वोटर ने जो अपना दिमाग या मन बनाया है, वो चुनाव परिणाम में रिफ्लेक्ट होता है क्योंकि बीजेपी इस बात के लिए जानी जाती है कि वो लास्ट बॉल तक उस पे बैटिंग करती है, बिना लास्ट बॉल के वो मैदान नहीं छोड़ती। तो क्या बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है, बीजेपी ने जो पिछले 10 सालों में वहाँ पे काम किया, नहीं किया, उसका रिफ्लेक्शन जनता किस तरह से परिणामों में देती है, ये देखने वाली बात है। बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।